मिश्रा जी के दो बच्चे हैं, मोहन और मीनल। मोहन की कुछ साल पहले ही शादी हो चुकी है और वो एक कपड़े की दुकान का मालिक है। आज मिश्रा जी के घर पर सुबह से ही बहुत चहल पहल है, क्योंकि आज मिनल को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। लड़के वाले बहुत ही अमीर हैं, इस कारण मिश्रा जी सुबह से ही बहुत बड़े ही चिंतित हैं। थोड़ी सी गलती पर ही सबको डांटे जा रहे हैं। मिनल की भाभी आज खुद मिनल को तैयार कर रही है। मिनल ने अपने स्वर्गवासी माँ की हरी साड़ी पहनी है, उस पर हल्का सा मेकअप और बाल खुले रखे हैं। इतने में लड़के वाले भी आ गए। मोहन और मिश्रा जी उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और मिश्रा जी रमेश से कुछ सवाल पूछते हैं। रमेश भी हर सवाल का बड़ी विनम्रता से जवाब देता है। मिश्रा जी को रमेश के परिवार वालों का बर्ताव इतना अच्छा लगता है कि वो मन ही मन शादी के सपने देखने में खो जाते हैं। वहीं मिनल भी हाथ में चाय की ट्रे के साथ आ जाती है और रमेश उसको देखता ही रह जाता है। फिर मिश्रा जी ने रमेश के परिवार वालों से पूछा कि अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तब रमेश के माँ पापा ने कहा, हमें मिनल से कुछ नहीं पूछना, क्योंकि हम पहले ही मिनल से मिल चुके हैं। मिश्रा जी ने आश्चर्य से प्रश्न किया और कहा, कब? तब वर्मा जी ने बताया, जब कुछ दिन पहले मैं और मेरी पत्नी पैदल घर जा रहे थे, तब हमने देखा तेज रफ्तार से एक मोटरसाइकिल 3-4 साल के बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। अगर वक्त पर मिनल अपनी जान पर खेलकर उसको ना बचाती तो वो बच्चा आज जीवित ना होता। इस कारण मिनल को भी चोट आई, पर उसने इसकी परवाह ना करते हुए लोगों की मदद से उस चालक को ही नहीं पकड़वाया, बल्कि उस बच्चे की मां को भी खूब समझाया। मिनल के इन्हीं संस्कारों ने हमारा दिल जीत लिया और हम दोनों ने उसी समय मिनल को बहू बनाने के बारे में विचार कर लिया। हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या बच्चे एक दूसरे से अकेले में कुछ बात कर लें? मिश्रा जी कहना तो ना चाहते थे, पर इस रिश्ते को खोने के डर से और अपनी इज्जत के कारण हाँ कर दी। ऐसा नहीं था कि मिश्रा जी पुराने ख्यालात के थे, बल्कि उनको डर था कहीं मिनल अपने अतीत के बारे में सब सच ना बता दे। इसी अतीत के कारण उसका रिश्ता कहीं नहीं जुड़ पाया और मिश्रा जी भी रातों रात वो शहर छोड़ना पड़ा। पर इस बार मिनल चाहकर भी रमेश को अपने डरावने अतीत का सच नहीं बता पाई। मिश्रा जी ने उसको पहले ही अपनी जान देने की धमकी जो दे दी थी। सच हमेशा ही रिश्तों के दबाव के कारण छुप ही जाता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। रमेश को मिनल बहुत ही पसंद आई और उसने हामी भर दी। मिनल को रमेश अच्छा लगा, पर वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पर अपने परिवार की खातिर, खासकर अपने पिताजी की ज़िंदगी के लिए उसने मन से ना सही पर ज़ुबान से हाँ कर दी। फिर उसी समय दोनों का रोका भी हो गया। रमेश तो बहुत खुश था, पर मिनल अंदर ही अंदर घुट रही थी। बनावटी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर, जो सिर्फ मिश्रा जी देख पा रहे थे और शायद रमेश भी। सब अच्छे से हो गया, पर मिनल अपने कमरे में जाकर रोए जा रही थी और खुद को कोसती भी। उसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं रमेश को सच बताया? बच्चों को सच बोलने को कहती। जीवन में आज खुद ही झूठ बोल गई। मिनल को इन सब का दुख तो था, पर उससे ज़्यादा गुस्सा था कि उसने गलती की, और भी अंश के साथ। इसमें उसकी क्या गलती है? आखिर यही सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते कब वो अतीत की यादों में खो गई, उसको पता भी ना चला। जब वो कॉलेज के आखिरी साल में थी और समीर ने उसको प्रपोज किया था, पर उसने यह कहकर मना कर दिया कि वो अभी सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहती है, ना कि प्यार शादी में, और हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस वक्त समीर बिना कुछ कहे चला गया। मिनल भी घर आ गई, पर उसको लगा शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन जब दोबारा सोचा तो उसे लगा, समीर की जब मैं इतनी खिंचाई करती हूँ, उसका इतना मजाक उड़ाती हूँ, तब वो बुरा नहीं मानता तो अब क्या मानेगा? पर इधर ही वो गलत थी। कुछ दिन समीर कॉलेज नहीं आया। मिनल को थोड़ा अजीब तो लगा, पर परीक्षाएं सर पर होने के कारण उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब कॉलेज ख़त्म होते ही मिनल हमेशा की तरह बस स्टैंड की ओर जा रही थी। एक सफ़ेद गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। जब तक वो कुछ समझ पाती, तभी दो मुंह ढके आदमियों ने उसको अंदर खींच लिया। मिनल ने हाथ पैर हिलाने की बहुत कोशिश की, चिल्लाई भी, पर कुछ फ़र्क ना पड़ा। कुछ ही देर में गाड़ी रुकी और जब दरवाज़ा खुला तो समीर को सामने खड़े पाया। समीर मिनल को पकड़ते हुए अपने आलीशान घर में ले गया। मिनल को पटकते हुए उसकी खूब बेइज्जती की और उसके प्यार को ठुकराने के लिए उसे मारा भी। मिनल को यकीन ही नहीं हो पा रहा था, ये वही सीधा साधा दब्बू समीर है
जिसका वो खूब मजाक उड़ाती थी। पर जब एक लड़का एक लड़की की नाक को अपना अपमान समझता है और उसका घमंड, तो उसको सोचने की शक्ति गायब हो जाती है और वो एक राक्षस बन जाता है। मिनल ने उसको खूब समझाया, खूब रोई, उसके पैर पड़े, पर वो समीर इसको अपनी शान समझ रहा था और उसकी मजबूरी पर वो राक्षस नहीं समझा और नोच नोच के उसके शरीर को खाने लगा। मिनल ने अपने को बचाने की पूरी कोशिश की, पर सब बेकार। उसकी दर्द भरी चीखें भी उस राक्षस को रोक नहीं पाई। वहीं मिश्रा जी मिनल को शाम से ही हर जगह खोज रहे थे। ना जाने कितने चक्कर पुलिस स्टेशन के भी लगाए, पर पुलिस वालों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम बालिग बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे से पहले नहीं लिख सकते। पर मिश्रा जी के बार बार मिन्नतें करने पर पुलिस वालों ने ऊपरी तौर पर मदद करने के लिए हाँ भी कर दी और 2 पुलिस वाले मिश्रा जी के संग भेज दिए। पर रात तक कुछ भी पता नहीं चला और मिश्रा जी घर आ गए। पर जब खिड़की दरवाज़ा अंदर से बंद देखा तो उन्होंने कुछ अजीब सा लगा, कुछ अनहोनी की चिंता हुई। तब उन्होंने ज़ोर से दस्तक दी और तेज़ आवाज़ में चिल्लाए। झट से माला जी ने उनको अंदर खींच लिया। मिश्रा जी को अपनी पत्नी का यह व्यवहार अटपटा तो लगा, पर जैसे ही कुछ बोलते उससे पहले ही माला जी की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मिश्रा जी को लेकर मिनल के कमरे की ओर चल दी। जब मिश्रा जी ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तब वो सब समझ गए और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। माला जी भी उनके बगल में ही बैठकर रोने लगी और साथ में उस हैवान को गाली भी देती जा रही थी। कुछ देर बाद मिश्रा जी खुद पर संयम रखते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि उन्हें मिनल कहाँ मिली। ये सुनते ही माला जी दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बताया कि जब मैं बालकनी में आपको देखने आई तब मैंने देखा कि एक सफ़ेद गाड़ी आई और उसमें से 2 आदमी किसी को पकड़े हुए नीचे उतरे और बेरहमी से उसको रास्ते में फेंक कर वो दोनों आदमी गाड़ी में बैठकर चल दिए और वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर शायद बेसुध होकर उधर ही गिर गया। मुझे ये कुछ अटपटा सा लगा तो मैंने नीचे जाकर देखा और देखा कि वो कोई और नहीं मिनल थी। पूरे शरीर पर चोटें, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, बेहोश थी। जैसे तैसे मैं उसको अंदर लेकर आई और फट से डॉक्टर को भी बुला लिया। तब तक मैंने उसके कपड़े बदले, उसकी चोटों पर दवाई लगाई। इतने में डॉक्टर भी आ गए और मिनल का चेकअप किया तो पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और साथ ही साथ इसको मारा भी। कुछ दवाइयाँ और हिदायत देकर डॉक्टर तो चले गए। उनके जाते ही मैंने सब बंद कर दिया और मिनल के पास आ गई। मिनल को भले ही नींद का इंजेक्शन था, पर वो फिर भी चिल्ला जा रही थी, बोले जा रही थी, मिन्नतें किए जा रहे। ये सब सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। मैं तो रो तक नहीं पाई। जैसे तैसे मिन्नल को शांत किया, उसे सुलाया। इतने में ही आपने दस्तक दी और तब मैं खुद को नहीं संभाल पाई। मिश्रा जी ने उसी वक्त पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई, पर मिनल के बेहोश होने के कारण कार्यवाही तो 2 दिन बाद ही शुरू हुई। जब मिनल होश में आई और समीर के बारे में सब उगल दिया। पुलिस ने समीर को अरेस्ट किया, पर अमीर बाप की औलाद होने के कारण कुछ ही देर में छूट गया और छूटते ही अपने बाप के साथ मिनल के घर गया और मिश्रा जी को पहले प्यार से फिर पैसों से, अंत में जब सब व्यर्थ तो जान की धमकी दी, तब भी मिश्रा जी नहीं डरे। पर माला जी सहम गई। उन्होंने मिश्रा जी को बहुत समझाया, पर सब बेकार। दूसरी ओर मिनल के शरीर के घाव तो भरते जा रहे थे, पर मन के घाव अभी भी ताज़े थे। मिनल को आए दिन समीर के धमकी भरे फ़ोन आते, जिससे मिनल थोड़ा तो डरी पर हार नहीं मानी। ऐसे ही डर में ज़िंदगी बीत रही थी। पर जब एक दिन मिश्रा जी पर हमला हुआ तब सब बदल गया। माला जी ने उसी वक्त इस केस को लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि मिनल ने इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, पर जब उसकी माँ, परिवार या इंसाफ को चुनने के लिए कहा गया तब एक बेटी ने अपने माता पिता का जीवन चुना। अब तक पूरे मोहल्ले को मिनल के बारे में पता लग गया था। कुछ तो उसका साथ देते और कुछ उसके ही चरित्र को गलत बताते। मिश्रा जी के परिवार का जीना ही मुश्किल हो गया था। मिनल तो अब घर के अंदर ही रहती, जैसे वो खुद गुनहगार हो। ये सब जैसे वो खुद चाहती थी। मिनल 1 महीने बाद भी जीवन के उस काले भाग को नहीं भूल पाई थी। समाज की सोच से तंग आकर मिश्रा जी ने इस शहर को ही छोड़कर जाने का फैसला किया। पर इस फैसले का यही वजह नहीं थी, बल्कि एक और कारण था। वो ये था कि मिनल माँ बनने वाली थी और मिनल किसी भी कीमत पर इस नन्ही सी जान को मारना नहीं चाहती थी। परिवार वालों ने खूब समझाया, पर उसने मना कर दिया।
ये कितनी गलत बात है। जुर्म कोई और करे और भुगते बेगुनाह। समाज आज भी अपराधियों का ही साथ देता है। अगर कोई बिन बिहाई औरत माँ बनती तो आज भी उसको सुनना पड़ता है, और उस नन्ही सी जान को जिसका इसमें कुछ दोष ही नहीं होता। समाज ये नहीं देखता वो औरत बिन बिहाई माँ अपनी इच्छा से नहीं बल्कि एक राक्षस के कारण बनी है। अगर कोई उसको गिराना भी चाहे तो पहले कानून की इजाज़त ले। इसी चक्कर में उसका गिराने का समय तो निकल जाता है और ना चाहते हुए भी उसको जन्म देना पड़ता है। और कभी इस देश का न्याय उस पीड़िता की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर देता है, और जब एक औरत खुद उस पाप को दुनिया में अपनी इच्छा से लाना चाहे तो ये समाज उस माँ को और उसके बच्चे को जीने नहीं देता, हमेशा उस औरत के घाव को ताज़ा रखता है। बच्चे को अपराध की दुनिया में धकेला जाता है। हाँ, जब कीचड़ फेंकने वालों में से किसी की औरत के साथ होता है तब वो सही वो बेचारी और दूसरा राक्षस, तब सबके मुंह पर जैसे ताला ही लग जाता है। आखिर कब समझेगा हमारा समाज गलत और सही में फ़र्क। माला जी मीनल को लेकर अपनी बहन के घर चली गई और मिश्रा जी अपने बेटे बहू के साथ नए शहर में आ गए, जिधर किसी को कुछ नहीं पता। समय बीतता रहा और मीनल ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अंश रखा। वो बहुत खुश थी, पर परिवार में फिर से मातम छा गया। 3 महीने और गुजर गए। मीनल का सारा वक्त अंश के साथ ही बीतता, पर अपने वादे के मुताबिक अंश को अभी से उसको अपनी मासी की गोद में डालना था और खुद को एक नई दुनिया बसा लेनी थी। अंश से दूर अलग उसकी मौसी विधवा और बेऔलाद थी, इस कारण उन्होंने अंश को खुशी खुशी अपना लिया। पर मिनल के लिए यह सब आसान नहीं था, पर अपनी कसम भी निभानी थी, और उसकी मौसी ने उससे वादा भी किया था कि वो अंश को अपने बेटे की तरह ही पालेगी और जब चाहे मिलने आ सकती है। मिनल भी अपने बच्चे की परवरिश के लिए चुपचाप मान गई, पर वो हर वीकेंड पर अंश से मिलने जाती और अपनी गर्मियों की छुट्टियां भी यहीं मनाती। मिश्रा जी ने उसे कई बार अंश से दूर रहने के लिए कहा, पर अब मिनल खुद एक माँ थी तो वो कैसे खुद को रोकती। ऐसे ही 5 साल गुजर गए और दुनिया की नज़रों में मिनल अंश की बहन है, पर अंश का दिल अपनी माँ को पहचान गया और वो मिनल को दीदी नहीं माँ पुकारता है। मिनल लो खाना खा लो। मिनल जब भाभी की आवाज़ आई तो अपनी यादों से फिर हकीकत में आई। अगले दिन ही मिश्रा जी का फ़ोन आया और उन्होंने 3 महीने के बाद शुभ दिन बताया और साथ ही साथ पूछा कि क्या रमेश मिनल को बाहर लेके जा सकता है। मिश्रा जी ने इस बार दिल से हाँ कर दी, शायद इसीलिए क्योंकि अब उन्हें मिनल पर विश्वास हो गया था। जब मिनल को इस बात का पता चला तो उसने अपने पापा को साफ इनकार कर दिया और स्कूल के लिए निकल गई। कुछ देर बाद रमेश भी आ गया और जब उसने मिनल के बारे में पूछा तो मिश्रा जी ने बहाना बना दिया कि आज उसको स्कूल में कुछ ज़रूरी काम है। रमेश भी चुपचाप चल दिया, पर मिश्रा जी का पारा आज बहुत चढ़ा हुआ था। जब मिनल शाम को आई तो उसको मिश्रा जी ने खूब सुनाया, वो भी चुपचाप खड़ी सुनती रही। अब तो जैसे यही कर्म बन गया था। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर गए। अब तो रमेश को भी मिनल का उखड़ा उखड़ा बर्ताव खलने लगा था, पर मिनल और क्या करती, वो अपने ही अंधेरे में बुन पूरी तरह से फंसी हुई थी। उसके लिए एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था, किधर जाती उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अब रमेश का भी धीरज जवाब देने लगा था। एक दिन जब मिनल शाम को घर लौट रही थी तभी रमेश अपनी बाइक पर आया और मिनल के सामने रोकते हुए उससे बात करने लगा। उस वक्त भी मिनल ने हाँ हूँ में सिर हिला दिया और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ चली। रमेश उसको खड़ा बस देखता ही रह गया, पर वह आज खुश था। थोड़ी ही सही मिनल ने उससे आखिर बात तो की थी। अब तो रमेश स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही आ जाता और मिनल का इंतज़ार करता। मिनल शुरू में तो रमेश की नज़रों से बचकर निकल जाती या फिर उसके जाने तक स्कूल में ही रहती, पर अब रमेश सब समझ चुका था। इस कारण मिनल को अब भागने का कोई मौका मिलता ही नहीं था। समय के साथ साथ मिनल को भी रमेश का साथ अच्छे लगने लगा था, पर उसने कभी जताया नहीं। एक दिन बारिश के कारण रमेश को आने में थोड़ी देर हो गई और मिनल स्कूल के पास ही चाय की टपरी पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो आधी भीगी आधी सूखी थी, पर उस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल था और जैसे ही रमेश आया मिनल ने उसको बहुत सुनाया। मिनल को पता ही नहीं चला उसने अपने दिल की बात कब कह दी, और रमेश तो चुपचाप उसकी डांट सुन ही जा रहा था, क्योंकि आज मिनल की डांट में उसके लिए फ़िक्र थी।
अपनापन था और जिस लफ्ज़ का महीने से इंतज़ार था वो मिनल ने कह दिया। रमेश ने बीच सड़क पर ही मिनल को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। उधर खड़े लोग उसको देखकर सीटी बजाते या ताली, और सभी ने अपने प्यार को अपनी बाहों में भर लिया। जब बारिश रुकी तब दोनों को होश आया तो रमेश बहुत खुश था। मिनल को अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आखिर ये क्या किया, और वो रमेश के हाथ छुड़वा कर घर की तरफ भागने लगी और रमेश वहीं खड़ा देखता रहा। मिनल घर में आते ही अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके खूब रोई। सबने दस्तक दी पर दरवाजे पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ इसके कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सुबह मिनल की भाभी ने जब उसको स्कूल जाने के लिए कहा तो मिनल ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कमरे में चलती बनी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। तब सुमी समझ गई कि मिनल पूरी रात रोई है। जब मिश्रा जी को पता चला तब उन्होंने मिनल से बात करने की कोशिश की पर सब बेकार। वहीं दूसरी ओर रमेश को मिनल नहीं दिखी तो वह उससे मिलने घर आया पर मिनल से बात करने से साफ मना कर दिया और आने के लिए भी। उसने सबसे पूछा आखिर क्या हुआ, पर सब खामोश। रमेश निराशा के साथ चला गया पर अपने दिल में कई सारे सवाल लिए और अब वो ठान चुका था कुछ भी हो जाए वो मिनल के बर्ताव का कारण जान के ही रहेगा। वहीं मिनल अपना बैग पैक करके अपनी मौसी और अंश के पास चल दी। मिश्रा जी ने मोहन से खूब रोका पर उसने किसी की एक ना सुनी। इस बार उसकी भाभी ने भी उसी का साथ दिया। वो भी एक माँ थी, एक जान थी, एक माँ की तड़प, उसका प्यार अपनी औलाद के लिए। मिनल अपने सीने पर पत्थर रखकर इतने साल अपने बेटे से दूर रही पर अब एक माँ का सब्र टूट चुका था। अब वो किसी समाज से नहीं दबेगी। जाते जाते मिनल ने एक लिफाफा अपनी भाभी के हाथ में दिया और कहा इसको रमेश को दे देना। मिनल अपनी मौसी के घर पहुंच गई तो घर पर ताला लगा था। आस पड़ोस के मालूम किया तो पता चला कि वो एक हफ्ते से बीमार थी। इस कारण उनको 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। और जो उनका बेटा अंश वो कहाँ है? वो हमारे पास है। मिनल ने शुक्रिया करते हुए आगे पूछा आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? किया था और आपके पापा आए थे, उन्होंने ही तो अस्पताल के बिल भरे और जब अंश को ले जाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आप चिंता मत करिए, मैं अंश का पूरा खर्चा दूंगा, पर बस इसे अपने पास ही रखिए। इतना कहकर और पैसे थमाते हुए चलते बने। हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई तो कॉल नहीं किया और ना ही उन्होंने। मिनल को ये जानकर बहुत गुस्सा आया पर करती तो क्या करती। वो सीधा अपनी मौसी से मिलने गई तो डॉक्टर ने जो बताया उसको सुनकर मिनल को बहुत धक्का लगा। खुद को संभालते हुए पूछा इनके पास कितना समय है? डॉक्टर ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर की आखिरी स्टेज पर हैं। आप इनको घर तो ले जा सकते हैं पर याद रहे इनको ज़रा सी भी परेशानी ना हो, वरना मिनल अपनी मौसी को घर ले आती है और उनके पूछने पर झूठ बोल देती है कि पापा ने भेजा है आपकी देखभाल करने के लिए। अंश भी अपनी दोनों माँ को देखकर खुश हो जाता है। मिनल की मौसी को सिर्फ अंश की चिंता थी, आखिर अब उसका क्या होगा। मिनल अपनी मौसी की हालत से दुखी तो थी पर अब उसको इस बात की खुशी थी अंश अब मेरे पास ही रहेगा। समाज अब इसको नाजायज़ नहीं बुलाएगा। भले ही मैं दुनिया की नज़र में इसकी बहन हूँ पर यह है तो मेरा ही अंश। आज इतने सालों बाद मिनल का सर फिर से भगवान के चरणों में झुका था, क्योंकि आज एक बार फिर उसने न्याय किया था। उसने ही अलग किया था और उसने ही मिलाया भी। आज वो बहुत खुश थी। एक पल के लिए वो रमेश को भी भूल सी गई। वहीं रमेश मिनल को कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था पर सब नाकाम। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रमेश अब पूरे तरीके से निराश हो गया। उसने मिनल के घर जाना बंद कर दिया और शर्मा जी भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर घुटे जा रहे थे। पूछने पर ना ही रमेश कुछ बोलता और ना ही मिश्रा जी कुछ बताते। मिनल जहां अपनी मौसी की देखभाल में लगी थी वहीं रमेश की याद उसे सताती। सुमी ने ही अब कदम बढ़ाया। अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसने मिनल की दी हुई चिट्ठी रमेश को दे दी और रमेश ने तुरंत उसको खोलकर पढ़ना शुरू किया। जब तो वो ख़त्म हुई तब उसकी आंखें नम थी और शायद मिनल के लिए गुस्सा या
कुछ और पता नहीं, पर जब रमेश के परिवार वालों को मिनल की असलियत पता चली तो उनकी भी आंखें नम थी, क्योंकि उनकी खुद एक बेटी थी। रमेश की माँ उस राक्षस को कोसे जा रही थी। वहीं अब शर्मा जी अपने बेटे की इस हालत का जवाब मिल चुका था। मिनल के लिए सहानुभूति सबके दिल में थी, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे फिर से लाभ ला दिया। शर्मा जी उसी समय मिश्रा जी को कॉल किया और मिनल का इतना बड़ा सच छुपाने के लिए खूब सुनाया। मिश्रा जी माफ़ी मांगते रहे, पर शर्मा जी ने अपने गुस्से में एक ना सुनी और रिश्ता ख़त्म करते हुए फ़ोन काट दिया। शायद इसी कारण कोई भी लड़की वाले अपनी बेटी का रिश्ता करते समय अपनी बेटी का ऐसा कोई भी सच नहीं बताते, और बल्कि लड़की को भी छुपाने को नहीं कहते। लेकिन शादी जैसा पवित्र बंधन के लिए सच्चाई की नींव बहुत ज़रूरी है, ये जानते हुए भी हम झूठ कहते हैं। ये बलात्कार जैसे दुष्कर्म ही नहीं छुपाते। अगर लड़के में भी कोई ऐब होता है तो लड़के वाले भी उसे छुपाते हैं, लेकिन इस कारण उन दो लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है, सिर्फ कुछ झूठ के कारण। कोई तो तलाक ले लेता है, लेकिन अधिकतर गरीब या समनाए परिवार के बच्चे इसी बोझ को ताउम्र लेकर जीते हैं, कुछ सक्षम ना होने के कारण और कुछ बच्चों के भविष्य के कारण और समाज के खातिर। या तो जब किसी लड़की का रेप भी होता है और वो केस अगर लड़ती है तो अदालत भी उसका नाम बदल देती है ताकि समाज में उसकी बदनामी ना हो, उसे अपने भावी जीवन शर्म का पात्र ना बनना पड़े। परिवार के लोग भी समाज के डर के कारण अदालत का दिया हुआ झूठा नाम अपना लेते हैं। कल को लड़की के बिना में अर्चना ना आए और ना ही उसकी ज़िंदगी में। हम उस पीड़िता के साथ हमदर्दी तो होती है, पर अगर आज भी वो हमारे घर की बहू बने तो हमें मंजूर नहीं। वो हर लम्हा मुजरिमों की तरह जिए और वो राक्षस आज़ादी से क्यों आखिर। रमेश उधर खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। जब उसने अपने पापा का विरोध किया तो उसकी माँ ने उसे डांटा और अपने पति के फैसले को सही कहा। जब रमेश ने अपनी माँ से पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा उस लड़की की अब कोई इज्जत नहीं है और हम उस बेइज्जत को अपने घर की लक्ष्मी कभी नहीं बना सकते। समझ में आई तुम्हारी। रमेश ने आगे अब कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना सामान पैक किया और सबके मना करने के बाद भी चल दिया मिनल के पास। सब खड़े देखते रह गए। मिश्रा जी अपनी बहू पर खूब चिल्लाए और मिनल से तो अब सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसको चेताया भी मिनल से अब कोई रिश्ता नहीं रखेगा, और अगर किसी ने रखा तो ये घर छोड़कर जाना होगा। सुमी चाहकर भी अपनी नंद को ना चुन पाई, क्योंकि सबसे पहले पति जो होता है, स्त्री के संस्कार ही जहाँ उसको शक्ति देते हैं वहीं निर्बल भी बनाते हैं। यही तो औरत की ज़िंदगी की चाहे खुशी से अपनाए या घुटकर। मिनल जब रमेश को अपने सामने खड़ा पाती है तब चकित होती है और ढेर सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। रमेश उसको चुप कराने के अंदाज में उसके मुंह पर हाथ रखता है और बैठाकर जवाब देना शुरू करता है। उसकी हर बात मिनल खामोशी से सुनती जाती है और आंखों से आंसू गिरते जाते हैं, पर आज वो गम के नहीं खुशी के आंसू थे। रमेश उसके माथे को चूमता हुआ उसे गले लगा देता है। मिनल भी उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। ये दोनों अपने प्यार के गिरफ्त से तब होश में आते हैं जब माँ पुकारता हुआ अंश आता है। मिनल अंश को अपने पास बुलाकर पूछती है कि तुम्हें तो मैं सुलाकर आई थी, फिर तुम क्यों उठे। अंश कुछ कहता इससे पहले ही रमेश मजाकिया तौर पर मिलन को टोंट करता हुआ कहता है कि तुम कितने सवाल करती हो। मिनल भी चिढ़कर उसे मुंह बंद करने को कहती है। अंश इन दोनों की बात सुनकर हंस पड़ता है और साथ ही दोनों भी हंस पड़ते हैं। हंसने की आवाज़ से मिनल की मौसी भी उठ जाती है। अंश और मिनल को ना पाकर आवाज़ लगा मिनल रमेश को अंदर लेकर जाती है और दोनों का परिचय कराती है। मौसी को रमेश अच्छा लगा, पर इतनी रात को उसका बिन बताए आना खटका। इस कारण उन्होंने रमेश से पूछ ही लिया वो अभी इधर कैसे। रमेश को कुछ पता तो था ही नहीं। इससे पहले वो कुछ बोलता मिनल ही बोल पड़ी कि रमेश ने आने से पहले मुझे फ़ोन किया था, पर मैं आपकी फ़िक्र में सब भूल गई और पापा ने ही रमेश को हमारा ख्याल रखने को भेजा है। अच्छा मौसी, अब आप और अंश सो जाओ, मैं रमेश को मेहमानों के कमरे में छोड़कर आती हूँ। रूम में आते ही रमेश जब उससे पूछता है कि तुमने मौसी से झूठ क्यों बोला, मिनल तब मौसी की बीमारी के बारे में सब बताती है और जो भी उसके पापा ने उसके साथ किया रमेश भी उसी का साथ देता है। लेकिन जब मिनल ये सवाल उठाती है कि क्या तुम्हारे परिवार वाले मेरे अतीत के बारे में जानते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो उनका फैसला क्या है, ये सवाल सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग बदलने लगता है, पर उसको छुपाते हुए
वो मिनल से झूठ कहता है, पर मिनल उसको नज़रें चुराते हुए देख लेती है और अपनी कसम देते हुए सच बोलने को कहती है। रमेश भी अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर सच कह देता है। मिनल उसी वक्त रमेश को वापस जाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रमेश अपने परिवार से अलग हो, उनके बीच में उसके कारण दूरी आए। उसे पता, उसका सच जानकर कोई भी परिवार उसे नहीं अपनाता, पर रमेश जाने से इनकार कर देता है। इस कारण दोनों में खूब झगड़ा होता है। अंत में रमेश जब ये शर्त रखता है कि तुम भी अपने परिवार के पास वापस जाओगी, सब भूलकर, तभी मैं ही जाऊंगा। मिनल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मैं अब अंश को दोबारा अपने से अलग नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई तुम्हें समझ में? तभी रमेश मिनल को कहता है कि वैसे ही मैं भी अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ सकता, यह सब एक नाटक था तुम्हें समझाने का। मिनल चुप हो जाती है, पर खुद को मन ही मन में कोसती है। और वहीं रमेश मिनल के जाते ही किसी को फ़ोन करता है और सुबह आने को कहता है। रमेश को अब सिर्फ सुबह का इंतज़ार था, क्योंकि अब कुछ ऐसा होगा जो किसी की ज़िंदगी में तूफान लाएगा। तो किसी के लिए ठहराओ। सवेरा होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई और रमेश मिनल को इशारे में दरवाज़ा खोलने को कहता है। और जैसे ही मिनल दरवाज़ा खोलती है, अपने सामने वकील को खड़ा पाती है। शौक में हो जाती है, पर रमेश पीछे से आकर उसको आदर समेत अंदर ले आता है। और मिनल जब तक चाय पानी का इंतज़ाम करती है, तब मिनल ट्रे लेकर बाहर आती है और रमेश के पूछने की कोशिश करती है, इससे पहले ही वो जो कुछ कहता है। मिनल उसको सुनकर चकित और खुश दोनों होती है, पर फिर समाज परिवार का ख्याल आते ही चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और फिर वो साफ मना कर देती है। तभी वकील साहब भी बोल पड़ते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि केस रीओपन हो चुका है और सारे सबूत अब पूरी तरह से आपके ही हक में है। इस बार अगर आप डरी तो आप अपने साथ अपने बेटे के साथ भी गलत करेंगी। तब जाकर मिनल राज़ी होती है। वकील साहब के जाने के बाद मिनल रमेश का शुक्रिया अदा करती है, पर वो उसके बड़े प्यार से आई लव यू बोलकर चूम लेता है और कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किया है, ताकि आगे चलकर कोई उसे नाजायज़ ना कहे और ना ही वो अपनी माँ को कमज़ोर समझे। रमेश के मुंह से ये बातें सुनकर मिनल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तब जाकर उसके अंधेरे जीवन में न्याय की पहली किरण आई थी। शायद इसी कारण हर कोई यही कहता है, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। जैसे ही मिश्रा जी को केस की खबर मिली, उनकी तो जैसे जान ही अटक गई। तुरंत उन्होंने मिनल को कॉल किया और खूब सुनाया, पर तभी रमेश ने बड़े प्यार से समझाया और ये विश्वास दिलाया कि मिनल के साथ अब कुछ गलत नहीं होगा और अब मिनल की जिम्मेदारी मेरी है। तब जाकर मिश्रा जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने मिनल का साथ देने का फैसला किया। अगले दिन आने का बोलकर फ़ोन रख दिया। आज एक पिता की भी चुप नहीं रह सकने की मजबूरी भी ख़त्म हो गई, पर शर्मा जी को अभी भी गुस्से में थे और जब मिनल के केस की बात सुनी तब उनके नाराज़गी और बढ़ गई। अंश भी रमेश के साथ अच्छे से घुल मिल गया था और रमेश ने भी अंश को पूरे दिल से अपनाया। अब सब ठीक था, बस सिर्फ एक कमी थी, वो थी रमेश के माँ पापा की, जिसका जिम्मेदार मिनल खुद को मानती। वहीं समीर आने वाले इस तूफान से बेफिक्र अपनी अय्याशियों में डूबा हुआ अपनी ज़िंदगी के मज़े लिए जा रहा था। समीर इन 5 सालों में पूरी तरह से बदल चुका था। मिनल के साथ जो किया और की सज़ा ना मिलने पर उसके बाप की शे के चलते शराबी जुआरी पता नहीं क्या क्या बन गया और लड़कियों की इज्जत के साथ ऐसे खेलता जैसे वो एक खिलौना हो। पुलिस में शिकायत दर्ज होती तो पैसे और डर से गायब हो जाती, पर जब समीर के पिता उसकी इन हरकतों से तंग आए तो उन्होंने उसके पैरों में शादी की जंजीर डाल दी। इससे कुछ दिन तो सब सही चला, पर फिर वही आवारागर्दी निशा ने विरोध किया। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, पर समीर फिर भी नहीं सुधरा। धीरे धीरे निशा ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया और समीर उसके इस समझौते को उसकी कमज़ोरी समझता और ख़ुद की शान। निशा की भी हर लड़की की तरह उसकी हवस की शिकार होती चली गई, लेकिन निशा की ज़िंदगी में कुछ था जो उसके हर दर्द हर आंसू का मरहम था। वो थी उसकी बेटी। निशा की ज़िंदगी अब सिर्फ उसकी बेटी थी और समीर उसके लिए सिर्फ उसकी बच्ची का बाप। तूफान की दस्तक हो चुकी थी। नोटिस निशा को मिल चुका था। निशा को सब मालूम हो गया और अब भी समीर के पिता अपने पहुंच का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ये केस फिर बंद हो जाए, पर इस बार रमेश ने पहले ही वकील के हाथों
से ये कहला दिया था कि अगर अदालत से पहले मिलने की कोशिश भी की तो सीधा अंदर। इस कारण उनकी कोशिशें धीमी पड़ गई। निशा आज भी खामोश सब देख रही थी। समय पे भी पर लगाकर उड़ते जा रहा था और वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। पहली ही सुनवाई में ये बात साफ हो गई कि 5 साल पहले समीर ने मिनल को अगवा तो कराया था, पर उसका रेप हुआ या नहीं ये साबित नहीं हुआ। इस जुर्म समीर को जेल हो गई, पर वो बेल पर कभी भी रिहा हो सकता था। मिनल का इंसाफ की तरफ दूसरा कदम और बढ़ गया। आज उसके घावों को कुछ राहत मिली, पर समीर अभी कहाँ मानने वाला था। जाते जाते भी धमकी दे गया। मिनल के घर वाले अपनी पहली जीत का जश्न मनाने के लिए बाहर गए थे, पर मिनल नहीं गई। वो अपनी मौसी को देखभाल करने घर पर ही रुक गई। सबने कहा पर वो नहीं मानी। मिनल ने मौसी को दवा देकर सुला दिया और खुद पता नहीं किन उलझनों में डूबी थी। आज उसके लिए सबसे खुशी का दिन था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, कहीं सारे सवाल जो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। इन्हीं बातों में खोई हुई घर के काम करने लग गई। तभी घर की घंटी की आवाज़ आई। मिनल जैसे ही दरवाज़ा खोला अपने सामने निशा को खड़ा पाया। निशा को अंदर बुलाया और पानी लाने चली गई। थोड़ी चुप्पी के बाद बातों का सिलसिला औपचारिक सवालों से शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मन की गांठ खुलना शुरू हुई। निशा ने मिनल से माफ़ी मांगते हुए कहना शुरू किया, मैंने जो कुछ भी अदालत में समीर के बारे में कहा वो सब झूठ था। समीर निहायती गिरा हुआ इंसान है। उसने नहीं जाने कितनी लड़कियों को हवस का शिकार बनाया। मैंने कितना रोका पर वो नहीं माना। मुझे धमकाया गया था और मैंने सच बोला तो वो मेरी छोटी सी बेटी को जान से मार देंगे। मिनल, निशा, मैं तुम्हारी मजबूरी अच्छे से समझ सकती हूँ। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का क्या दर्द होता है, मुझे इसका एहसास है। यकीन मानो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर समीर अपनी बच्ची की जान ले सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारा मुझसे यूँ नज़रें चुराना मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर, अब तुम क्या करोगी? फिर से क्या उसी नरक में जाओगी? निशा, नहीं मिनल जी, अब मैं उस नरक में जाने का सोच भी नहीं सकती। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसको मैं भूल भी जाऊं, पर आज उन्होंने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की। अब मैं चुप नहीं रह सकती। चिंता मत कीजिए, मैं आप पर एक बोझ बनने के लिए नहीं आई। आओ, इस उम्मीद से आई हूँ कि आप मेरी कुछ मदद कर दें और मैं अदालत में सच कहूँगी। मिनल, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ये घर अब तुम्हारा भी है और अब समीर के परिवार वालों को भी सज़ा मिलेगी अपनी बहू और पोती को मारने की। और रही तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने की बात, उसके लिए मैं एक एनजीओ से बात करती हूँ जो तुम्हारी जैसी लाखों महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। इतने में सब आ जाते हैं और निशा के बारे में जानकर सबको दुख तो होता है, साथ ही सब मिनल के फैसले में उसका साथ भी देते हैं। अंश को खेलने के लिए एक साथी भी मिल जाता है। वहीं जब समीर के घर वालों को निशा का नोट मिलता है, सबका दिमाग घूम जाता है। यही सोचते रहते हैं करें तो क्या करें। इतने में समीर बोल उठता है, मार देते हैं, किस्सा ही ख़त्म। समीर के पापा को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर हाथ उठा देते हैं और चुप रहने को कहते हैं। वकील सलाह देता है कि अब चुप ही रहना चाहिए क्योंकि अब सब मिनल के हक में ही है। ये सुनते ही समीर के पिता की माथा और ठनक जाता है। समीर का कॉलर पकड़कर उसे मारने की धमकी देते हैं। वकील जैसे तैसे कोई रास्ता निकालने का बोलकर उधर से निकल जाता है। मिनल की ज़िंदगी में धीरे धीरे खुशियों की दस्तक हो रही थी कि एक रात उसकी मौसी चल बसी। फिर से घर में कोहराम मच गया। सबकी आंखें नम थी, पर सबसे ज़्यादा मिनल और अंश की। मिनल कैसे उतारती अपनी मौसी का कर्ज, लेकिन उसको खुद को संभालना पड़ा। अंश के लिए बेचारा बच्चा अपनी माँ के बगल में बैठा कभी रो रो कर उसको पुकारता और कभी अपनी माँ को हिला हिला कर उठाता। जैसे तैसे करके उसने अपनी माँ को मुखाग्नि दी, पर घर में खूब रोया। रात में भी कुछ नहीं खाया। सबने बहुत कोशिश की, पर सब हार गए। रह रहकर बस अपनी माँ को पुकारता। उसने अपनी मिनल माँ की बात ना मानी। जब वो खाना लेकर गई उसको भी फेंक दिया। बिलक बिलक कर बुरा हाल था उसका। सही कहा है, जन्म देने वालों से बड़ा पालने वाला होता है। अंश जैसे तैसे रात को सोया। 13वीं भी हो गई। अंश अभी भी सदमे में था।
किसी से न ज़्यादा बोलता ना हंसता, गुमसुम सा रहता। निशा की बेटी थी जिसके साथ वो अपने गम को भुला जाता। मिनल अपने बच्चे को देखकर घुटे जा रही थी। अंश तो जैसे उसको भूल सा गया, माँ भी ना बुलाता, दूर दूर रहता। मिनल अंश की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मानती। रमेश भी मिनल और अंश की ये हालत देख नहीं पा रहा था। करता तो क्या करता, सब करके थक चुका था। दिन गुजरने के साथ साथ अंश भी सामान्य होने लगा और उसको देखकर मिनल भी खुश रहने लगी। लेकिन रमेश अब भी परेशान था। मिनल का पहले लगा रमेश केस को लेकर परेशान होगा, या अंश को ऐसे देखकर, या फिर मेरी बेरुखी से। पर नहीं, रमेश की आंखें उसकी खामोशी किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी। मिनल ने जानने की कई बार कोशिश की, पर रमेश हमेशा यही कहकर टाल देता कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, या फिर किसी ना किसी काम का बहाना बनाकर चला जाता। मिनल भी फिर निशा की पैकिंग कराने में व्यस्त हो गई, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही निशा को अपनी बेटी के साथ एनजीओ जाना था। एनजीओ वाले निशा जैसी औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे कारखाने चलाते थे, जिसमें औरतें काम करती और पैसा कमाती और अपना और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाती। निशा को पापड़ अचार अच्छे से बनाना आता था, इसीलिए उसे इस कारखाने में काम मिल गया। वो दिन भी आ गया जब निशा को जाना पड़ा। उसकी आंखें नम ज़रूर थी, पर इस बात की तसल्ली भी थी कि उसकी और उसकी बेटी अब शांति और सुख से जिएंगे। अंश को जैसे ही पता चला कि निशा मासी चुन्नी के साथ हमेशा के लिए जा रही हैं, उसी पल वो और चुन्नी निशा का पल्लू पकड़कर रो रो के बोले जा रहे थे, नहीं जाना, नहीं जाना। सबने खूब समझाया पर नहीं माने। आखिर में जब निशा ने उन दोनों से वादा किया कि वो हर रविवार यहाँ आएंगे, तब जाकर दोनों माने। वक्त ने फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दिया। इसी बीच केस की दूसरी सुनवाई का दिन भी आ गया। निशा की गवाही और जो उसके साथ उत्पीड़न हुआ और उसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश का खुलासा भी अदालत में हो गया, और अंश के डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया कि समीर ही अंश का बायोलॉजिकल पिता है। अदालत ने समीर को मुजरिम ठहराया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और साथ ही समीर के परिवार को उसके गुनाह में साथ देने के लिए दोषी ठहराया और उनको भी सज़ा दी। और साथ ही निशा को तलाक के लिए अपील करने को कहा, और साथ ही कहा अगर आप घरेलू हिंसा के लिए केस करना चाहें तो कर सकती हैं। आखिरकार मिनल को न्याय मिला और साथ ही निशा को भी। अब सब ठीक था और 2 दिन बाद वह शुभ दिन भी आने वाला था जब मिनल और रमेश हमेशा हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। पर मिनल ने वो बात जान ली जिस कारण रमेश परेशान था, असमंजस में था, या मिनल रमेश को बिना बताए एक आखिर कोशिश करने गई। पर जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा सुना, उसने उसको अपनी नज़रों में ही गिरा दिया और उससे वादा किया। वादा तो उसने कर दिया, पर इसको निभाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, जो शायद अब उसके पास नहीं रही थी। पर फिर भी मिनल ने शादी के मंडप में सबके सामने रमेश से शादी करने के लिए इनकार करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये ना मेरे लिए आसान है और ना तुम्हारे लिए, पर हमें जीना होगा, अपने लिए ना सही, अपने अपनों के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही हैं, और डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनको बचाना है तो उनके बेटे को वहीं इनकी जीने की उम्मीद है। बुला दीजिए। मैं यह भी जानती हूँ कि उनसे मिलने गए थे, तुमने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी और तुमने अपने प्यार को चुना। माँ बाप का दिल दुखा के हम कभी खुश नहीं रह सकते, इसीलिए तुम वापस लौट जाओ। हम एक ज़रूर होंगे, पर सबके आशीर्वाद और इच्छा से, और मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मेरे पति तुम ही हो और अंश के पिता भी। तुम जाओ और उनको मनाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन ज़रूर मुझे दिल खोलकर अपनाएंगे। रमेश, मेरे को सही रास्ता दिखाने और उस पर साथ चलने के लिए शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ एक बेटे का फ़र्ज़ निभाने, पर लौटूंगा तुम्हें अपनी दुल्हन बना के हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। अंश का ख्याल रखना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।